मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, काश ये लोग बस मिस कर जाते। काश कहीं पुलिस ने बैरिकेड पर ओवरलोड बस को रोक दिया होता। काश ड्राइवर ने मना कर दिया होता कि मेरी 42 सीटर बस है, 63 लोगों को नहीं बैठा सकता। काश सड़क की हालत ठीक होती तो बस में वो खराबी नहीं आती जिसकी वजह से हादसा हुआ। काश इन बच्चों को माँ बाप ने एक दिन के लिए और रोक दिया होता। अनीता दीदी के बच्चे आदित्य और रश्मि कितने खुश मन से दिवाली मनाने आए होंगे। अब दोनों नहीं रहे, क्यों जाने दिया? काश एक दिन रुकने के लिए कह दिया होता। विनायक का चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा है। दिगोली के पंडित जी के बेटे को पिछले साल देखा था, बड़ा प्यारा बच्चा था। नीरज विशाल पॉलिटेक्निक कर रहे थे, हर कोई अपना सा लग रहा था। जब पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने के लिए आवाज लग रही थी, यकीन मानिए कलेजा चिढ़ रहा था। आज सुबह हरिद्वार में इस हादसे में मारे गए हमारे गांव के लोगों का अंतिम संस्कार किया गया और मेरे मन में अब भी एक ही बात चल रही है कि काश। तीरंदाज लाइव के फाउंडर और पत्रकार अर्जुन रावत जब मरचूला सड़क हादसे की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लौटे तो उनके पास हर उत्तराखंडी की तरह ही बचा था सिर्फ एक काश। हादसों के बाद कितने काश गिने और गिनाए जाते हैं, कितनी शिकायतें माएँ अपनी जाने वाली औलाद से करती हैं। मैंने उसे एक दिन और रुकने को बोला था, कल रुक जाता तो आज वो जिंदा होता। हर साल कई ऐसे मनहूस मौके आते हैं जब उत्तराखंड में ये काश सबकी जुबान पर होता है, लेकिन इतने सड़क हादसों के बाद भी उत्तराखंड में ये हादसे थमते क्यों नहीं? क्यों हर साल कोई न कोई गाड़ी या बस सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाती है? हर बार लापरवाहियां सामने आती हैं, हर बार बहस होती है और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। मरचूला सड़क हादसे में 36 की जान लेने के बाद एक बार फिर सभी सवाल जिंदा हो उठे हैं। इस सड़क हादसे में जिस तरह की लापरवाहियां बरती जाने की बात सामने आ रही है, उससे तो यही समझ आता है कि भले ही बाहर से उत्तराखंड के कितना ही विकसित होने का दावा कर लें, लेकिन जमीन पर व्यवस्था उतनी ही लचर है। सरकारों ने उत्तराखंड के पहाड़ों तक रोड तो पहुंचाई, लेकिन शायद रोड सेफ्टी पहुंचाना भूल गए। उत्तराखंड में रोड सेफ्टी का क्या हाल है उसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में होने वाले रोड एक्सीडेंट का परसेंटेज नेशनल परसेंटेज से भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों उत्तराखंड में होने वाले रोड एक्सीडेंट में ड्राइवर से ज्यादा यहाँ की व्यवस्था जिम्मेदार है? आखिर कौन है असली विलन? वो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, वो आम लोग जो इन सड़कों पर सफर करते हैं, या वो प्रशासन जिसके हाथ में रोड सेफ्टी का पूरा जिम्मा है? विश्लेषण के इस एपिसोड में हम आपको दे रहे हैं हर एक सवाल का पूरा जवाब। जानेंगे कि कैसे मरचूला सड़क हादसे को टाला जा सकता था, समझेंगे कि क्यों उत्तराखंड में इतने ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और कैसे इन सड़क हादसों को कम किया जा सकता है। काल का ग्राल बन रही उत्तराखंड की सड़क सुरक्षा का देखिए पूरा विश्लेषण। उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा और सड़क हादसों को लेकर बात करने से पहले बात कर लेते हैं मरचूला सड़क हादसे की और इस हादसे के लिए जिम्मेदार बताई जा रही वजहों की। मरचूला में सड़क हादसे का शिकार हुई बस 4 नवंबर की सुबह 6:30 बजे पौड़ी से रामनगर के लिए रवाना हुई। गढ़वाल मोटर्स ओनर एसोसिएशन की ये बस सुबह के करीब 8 बजे मरचूला के सारुड़ बैंड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दुर्घटना के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है ओवरलोडिंग। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 42 सीटर बस में 63 लोग सवार थे। बस के क्या हाल थे उसका जिक्र हादसे के पीड़ित रमेश ने बताया। रमेश ने अमर उजाला को बताया, मैं पौड़ी गढ़वाल के किनार से बस में सवार हुआ। धीरे धीरे बस में सवारियां बढ़ती गईं। सभी हंसी खुशी बस से सफर कर रहे थे। कोई दीपावली मनाकर शहर लौट रहा था तो कोई गांव से पूजा पाठ कर वापस आ रहा था।
मरचूला आने से पहले बस में इतने यात्री हो गए कि सब एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे। हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल हो गया था। चालक बस सही से चला रहा था, लेकिन भीड़ की वजह से उसका हाथ भी बार बार टकरा रहा था। जैसे ही बस मरचूला के तीव्र मोड़ पर पहुंची तो खड़ी सवारियां बस में एक तरफ झुक गई और तब चालक स्टीयरिंग घुमा नहीं पाया। इससे बस आगे बढ़ने की बजाय खाई की तरफ बढ़ गई और एक तेज आवाज हुई। बस एक दो बार पलटी, तभी मेरी आंखें बंद हो गईं और जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। पीड़ित रमेश के बयान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस किस तरह से खचाखच भरी हुई थी। ऐसे में ड्राइवर के ऊपर सवाल उठना लाजमी है कि उसने क्यों इतने लोगों को बस पर चढ़ाया। इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले एक और वजह पर बात कर लेते हैं जिसे इस हादसे के होने के साथ जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सड़क हादसा प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। 2 साल में लोक निर्माण विभाग को यहाँ क्रैश बैरियर लगाने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, लेकिन इस मोर्चे पर अभी तक काम नहीं हुआ। खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर सनत कुमार सिंह ने कहा कि क्रैश बैरियर इस सड़क पर लगे ही नहीं थे। वो कहते हैं कि क्रैश बैरियर ऐसे हादसों में जिंदगी बचाने में काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं। क्रैश बैरियर नहीं लगाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। 42 सीटर बस में 60 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन कहीं पर भी इस बस को रोका नहीं गया। जब सवाल उठे कि ओवरलोड होने के बावजूद इस बस को आगे जाने की अनुमति कैसे मिल रही थी, तब जवाब में सीएम धामी ने 2 प्रभारी एआरटीओ को निलंबित कर दिया। सनत कुमार सिंह इस हादसे के लिए कई वजहों को जिम्मेदार बताते हैं। वो कहते हैं कि ओवरलोडिंग के अलावा रोड की बुरी स्थिति की वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में कुछ मैकेनिकल इश्यू भी था और इसकी जानकारी एक्सीडेंट से पहले ही हो गई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पहाड़ों में जितने भी लंबे रूट होते हैं वहां पर कुछ निश्चित दूरी पर चेक पोस्ट बने होते हैं। इन चौकियों पर अक्सर ये चेक किया जाता है कि बस ओवरलोड तो नहीं है या फिर बस में कुछ और गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन मरचूला में हादसे की शिकार हुई इस बस की जैसे चेकिंग हुई ही नहीं या चेकिंग हुई थी तो शायद ओवरलोडिंग को अनदेखा कर दिया गया। इस पर सनत कुमार सिंह कहते हैं कि फेस्टिव सीजन में ओवरलोडिंग को चेक करना एक चुनौती हो जाती है। खैर ये चुनौती रही होगी, लेकिन हादसा होने के बाद तो कम से कम लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए थी। हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक हादसे वाली जगह से मात्र 2 किलोमीटर दूर पर पुलिस चौकी है, लेकिन इतना नजदीक चौकी होने के बावजूद घटना स्थल पर पुलिस को पहुंचने में पूरे 1.5 घंटे लग गए। वहीं जिस एयर एम्बुलेंस को ऐसे मौकों के लिए रामबाण और संजीवनी बताया जा रहा था, वो भी मौके पर काम ना आ सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से एयर एम्बुलेंस समय पर पहुंच ही नहीं पाई। बड़ी मशक्कत के बाद एयर एम्बुलेंस दोपहर में यहाँ पहुंची और तब जाकर कहीं 6 लोगों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। लेकिन इस हादसे ने संजीवनी कही जाने वाली एयर एम्बुलेंस के खोखले दावों का सच सामने ला दिया। सिर्फ यही नहीं, हादसे के बाद अपनी लापरवाहियों पर पर्दा डालने के लिए किस तरह प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है, उसका नमूना दिखाती ये वीडियो देखिए। तो रोड सेफ्टी की याद तभी क्यों आती है जब दुर्घटना घटती है, ये जानना चाहेंगे। मुझे नहीं पता इस बारे में क्यों आती है, लेकिन होंगे उनके कुछ अपने नॉर्म्स होंगे। अच्छा, अब जब एक्सीडेंट होगा तब ये नॉर्म्स एक्सीडेंट तो ड्यू टू मैनी रीजंस हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा होगा उस समय। आपको अच्छा लग रहा है कि जब इतने लोग मर गए तब ये झाड़ी कटान हो रही है, गड्ढे भरे जा रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है? आम लोगों के इन सवालों का कभी भी सही और सटीक जवाब नहीं मिल पाता, जैसे इन लोगों को भी नहीं मिला। खैर, मरचूला सड़क हादसे में 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन यहाँ सवाल एक बार फिर वही खड़ा होता है कि क्या सिर्फ मुआवजा देने से ही जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? क्यों हर साल रोड सेफ्टी के मुद्दे उठाए जाते हैं, एक्शन लेने की बात की जाती है और उसके बावजूद रोड एक्सीडेंट्स कम नहीं होते?
उत्तराखंड में हर साल सड़क हादसे होते हैं। हर बार जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन उन जांचों में क्या निकलता है और जो निकलता है उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, इन सवालों के जवाब न कभी मिलते हैं और ना ही जमीन पर सुधारों के रूप में ही बहुतायत नजर आते हैं। कम से कम डेटा तो यही बता रहा है। इस साल अगस्त तक ही देखें तो पूरे प्रदेश में 1172 सड़क हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में 696 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2023 में यह संख्या 1101 थी और इन हादसों में 686 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उत्तराखंड में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर मौजूदा डेटा ही इसकी गवाही देता है। 2005 से लेकर 2022 तक का यह डेटा बताता है कि 2005 से कोई भी एक साल ऐसा नहीं रहा जब 1000 से कम सड़क दुर्घटनाएं हुई हों। यह आंकड़ा हमेशा 1000 प्लस ही रहा है और इनमें से भी गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा 600 से 900 के बीच हमेशा रहा है। राज्य बनने के बाद से 2001 से अब तक 20,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में ही 11,347 लोग सड़क हादसों में जान गंवा चुके हैं। इस साल की ही बात करें तो जनवरी से अक्टूबर के बीच ही 1148 रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं और इन हादसों में 851 लोगों की मौत हो चुकी है। अब एक तर्क यहाँ पर यह भी दिया जा सकता है कि एक्सीडेंट सिर्फ उत्तराखंड में ही थोड़े होते हैं, और बात भी सही है, पूरे देश में एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उत्तराखंडी होने के नाते तब हमारी चिंता और बढ़ जाती है जब ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा हो जाते हैं। रोड हादसों पर भारत सरकार की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क हादसों में 27% की बढ़ोतरी हुई है। 2022 में हर 100 हादसों में 62 लोगों ने जान गंवाई है। इससे उत्तराखंड देश में 8वें स्थान पर काबिज हो गया है। 100 एक्सीडेंट में लोगों की मौत होने के मामले में उत्तराखंड का एवरेज 62 है, जो 38.5 के नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। राज्य में 641 ऐसे क्षेत्र चिन्हित हैं जो दुर्घटना संभावित हैं और 44 ऐसे हैं जहां ब्लैक स्पॉट साबित हो चुके हैं। ब्लैक स्पॉट यानी करीब 500 मीटर की वो जगह जहां 3 सालों में 5 दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें ज्यादा मृत्यु और गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं, और ये ब्लैक स्पॉट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में दुर्घटना संभावित स्थलों की बात करें तो सबसे ज्यादा नैनीताल में 90 स्थान दुर्घटना संभावित स्थल हैं। वहीं सबसे कम 14 दुर्घटना संभावित स्थल रुद्रप्रयाग जिले में हैं। देहरादून में 42, उत्तरकाशी में 41, टिहरी में 34, पौड़ी 61, चमोली 24 और यही स्थिति लगभग दूसरे जिलों की भी है। ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ये सरकार को भी पता है। ऐसे में लाजमी है कि सरकार ने कोई एक्शन लिया होगा और सड़क हादसों पर थोड़ा सा विराम लगा होगा, लेकिन सच्चाई इसके सिफर निकलती है और उत्तराखंड में साल दर साल सड़क हादसे बढ़ते ही जाते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि उत्तराखंड में इतने सड़क हादसे होते क्यों हैं? इस सवाल का जवाब तो सबसे पहले यहाँ के भूगोल में है। ये एक पहाड़ी इलाका है जहाँ खराब भौगोलिक और क्लाइमेटिक परिस्थितियां हैं, जिससे ये क्षेत्र सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। यानी कि एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसके ऊपर यहाँ एक क्षेत्र को दूसरे से जोड़ने वाली सड़कें भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होती हैं। इसके अलावा ओवरलोडिंग, खराब रोड, क्रैश बैरियर्स का ना होने की वजह से भी यहाँ सड़क हादसे होते हैं। दूसरी तरफ शराब पीकर गाड़ी चलाना, हाई स्पीड और ड्राइवरों की नींद पूरी ना होने की वजह से भी सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता ही जाता है। सर्दियों में कोहरा भी सड़क हादसे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। उत्तराखंड में सड़क हादसों की ये जो वजहें हैं ये राज्य बनने से लेकर आज तक समान ही हैं। सरकार को भी ये वजहें पता हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सभी मोर्चों पर कोई ठोस काम होता नहीं दिखता है।
खैर, देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले उत्तराखंड में होने वाले सड़क हादसे ज्यादा जानलेवा साबित होते हैं। यहाँ वाहन अक्सर संकरी सड़कों के करीब की खाइयों में गिर जाते हैं, जिससे नुकसान दो गाड़ियों के टकराने से भी ज्यादा होता है। 2019 में रोड सेफ्टी पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा था कि उत्तराखंड सरकार की रोड सेफ्टी स्ट्रेटेजी टाउन यानी शहरों पर ज्यादा फोकस्ड है। कमेटी ने सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस बढ़ाने का निर्देश दिया था। हालांकि सरकार ने इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को सुरक्षित बनाने पर कितना फोकस किया, वो यहाँ हर साल होने वाले रोड एक्सीडेंट्स बता ही रहे हैं। राज्य में हर जिले की सड़कें सुरक्षित हों, ये सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटियां बनी होती हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार करना होगा। साथ ही इनको सेफ्टी प्लान को लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी। इनको ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर फोकस करें। हालांकि क्या ऐसा हो रहा है, इसकी कोई जानकारी कहीं नहीं मिलती है। हर बार जब सड़क हादसे होते हैं तब प्रशासन एक्टिव हो जाता है, स्पेशल एक्शन प्लान बनाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन ये जमीन पर कम ही उतर पाते हैं। उत्तराखंड में सड़क हादसों के लिए ओवरलोडिंग को एक बड़ी वजह माना जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ ओवरलोडिंग क्यों ज्यादा होती है? तो जवाब है लचर व्यवस्था। दरअसल पहाड़ों में जो बसें चलाई जाती हैं, ये ज्यादातर लंबी दूरी की होती हैं। पहाड़ी भाग में ज्यादातर छोटी दूरी के लिए रोडवेज की तरफ से किसी तरह का बस संचालन किया ही नहीं जाता है। इससे कई बार निजी वाहनों और टैक्सियों को मनमानी करने का मौका मिल जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर पहाड़ों में रोडवेज की बसें कम या ना के बराबर क्यों चलती हैं? जवाब है पैसा। दरअसल हर रूट पर बसें चलाने के लिए आने वाले खर्च का आकलन किया जाता है। ऐसे में अगर असेसमेंट में नुकसान सामने आता है तो उन रूट्स पर बसों का संचालन रोक दिया जाता है या फिर किया ही नहीं जाता। रोडवेज का यही फॉर्मूला केमू और दूसरी कंपनियां भी अपनाती हैं। भले ही उत्तराखंड के दोनों मंडल यानी गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास में कई मोटर कंपनियां खुल चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी पहाड़ी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा कमजोर नजर आता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक पौड़ी गढ़वाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत खराब है। पहाड़ी इलाकों में बस और मिनी बस काफी कम चलती हैं और इनके मुताबिक इस क्षेत्र में ट्रैकर यानी मैक्स काफी मात्रा में चलते हैं। अब ट्रैकर का चलना ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस और मिनी बस की खस्ता हालत लोगों के लिए काफी बड़ी परेशानी बन जाती है। पहाड़ों में रोडवेज की बसों की बहुतायत न होने की वजह से ओवरक्राउडिंग और ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा होती है। अक्सर जब यात्रियों को घंटों के इंतजार के बाद एक मैक्स या बस मिलती है तो न सवारी और ना ही बस वाला ओवरक्राउडिंग करने से गुरेज करता है। बस वाले को मुनाफा दिखता है और सवारी को बड़ी मुश्किल से मिली बस या मैक्स के छूट जाने की चिंता होती है। 2016 में रोडवेज ने 483 नई बसें खरीदी हुई थी। दावा किया गया था कि ये पर्वतीय मार्गों पर चलाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में फिर 480 बसें खरीदी गईं, लेकिन पर्वतीय इलाकों में स्थिति कतई नहीं बदली। रोडवेज के अधिकारी परमिट का रिनोवेशन कर बसें चला सकते थे, लेकिन इसकी जहमत नहीं उठाई गई। अमर उजाला की ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट बताती है कि कुमाऊं में केमू के बेड़े में राज्य बनने के पहले 550 बसें थी। अब ये बसें घटकर 350 रह गई हैं। बागेश्वर में राज्य गठन के समय रोडवेज की 7 बसें चलती थी। 23 साल बाद यहाँ पर 14 ही रोडवेज बसें चल पाई हैं, यानी कि हर 3 साल में यहाँ एक बस बढ़ाई गई है। ये सितंबर 2023 की खबर है। इसके मुताबिक पर्वतीय जिलों के करीब 40% मार्गों पर परिवहन निगम की बस सेवा बंद हो चुकी है। जब तक पहाड़ों में बेहतर परिवहन व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ओवरलोडिंग की शिकायतें भी कम नहीं होंगी। खैर, अब आखिर में जानते हैं कि उत्तराखंड में कैसे सड़क हादसे कम किए जा सकते हैं, या फिर इन हादसों में होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है।
सड़क हादसों को रोकने के लिए सबसे पहले तो सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। उत्तराखंड में सड़क हादसों को रोकने के लिए राज्य सरकार कितनी गंभीर है, वो सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज के संस्थापक अनूप नोटियाल से जानिए। नोटियाल ने TOI से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 700 से 1000 लोगों की जान चली जाती है। फिर भी पिछले 24 सालों में इन दुर्घटनाओं का रूट कॉज एनालिसिस भी नहीं किया गया है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि राज्य में सड़क सुरक्षा संस्कृति का पूर्णतः अभाव है। इसके साथ ही उन्होंने 4E यानी इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, एजुकेशन और एनफोर्समेंट पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश भी की। उत्तराखंड में हर सड़क हादसे के लिए सबसे पहले ड्राइवर को जिम्मेदार बताया जाता है। इस पर सेव लाइफ फाउंडेशन के पीयूष तिवारी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सिर्फ ओवरलोडिंग और ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराने से नहीं, बल्कि हर एक्सीडेंट के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से ही सड़क हादसे रोके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सड़क हादसों को रोकने पर विचार नहीं हुआ हो, कई बार हुआ है, लेकिन जमीन पर काम होता नहीं दिखता है। सरकार को चाहिए कि पहाड़ी इलाकों में रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जाए। इससे जब पर्याप्त बसें होंगी तो ओवरलोडिंग जैसी समस्या भी कम होगी। इसके साथ ही बसों समेत दूसरे वाहनों का समय समय पर फिटनेस चेकअप भी किया जाना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च में यही सुझाव दिए गए थे। रिसर्च में सुझाया गया कि उत्तराखंड की पहाड़ियों पर नई सड़क बनते वक्त ये देखना चाहिए कि क्या वो क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, कहीं पर ढलान और कहीं पर ऊंचाई तो नहीं है। इसके साथ ही क्या वो क्षेत्र भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र तो नहीं है। इन सभी को चेक करने के बाद ही रोड बनाई जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, वो आप सामने देख सकते हैं। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए पैराफीट और गाइड दीवारें, सेफ बैरिकेड्स, प्रॉपर ड्रेनेज और रोड साइंस लगाए जाने भी अनिवार्य होते हैं। कोहरे के दौरान साइन बोर्ड के लिए चमकदार पेंट या पट्टियों का उपयोग किया जाना चाहिए। ड्राइवरों की गलती के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए गति को सीमित करना, जांच चौकियों यानी चेक पोस्ट पर अल्कोहल डिटेक्टर का उपयोग करना, सीट बेल्ट पहनना, सावधानी पूर्वक वाहन चलाना, नियमित ड्राइविंग लाइसेंस की जांच और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जैसे कई उपाय अपनाने का सुझाव दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन हकीकत ये बताती है कि जो भी हुआ है वो काफी नहीं है। राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्वतीय मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने का फैसला लिया है। दैनिक जागरण से बात करते हुए संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि पर्वतीय मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। खैर, हर सड़क हादसे के बाद इस तरह के कई वादे और इरादे जाहिर किए जाते हैं, लेकिन वो जमीन पर कितना उतर पाते हैं ये आने वाले दिन ही बता पाएंगे। खैर, एक्सपर्ट्स उत्तराखंड की सड़कों को वेदर प्रूफ करने का सुझाव भी देते हैं, लेकिन इस मोर्चे पर भी बहुत काम नहीं हो पाता। हाँ, 4 धाम रोड प्रोजेक्ट को जरूर सरकार ने ऑल वेदर रोड के तौर पर पेश किया है, लेकिन क्या ये सच में ऑल वेदर रोड है? देखिए 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का पूरा विश्लेषण हमारी इस रिपोर्ट में। जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना ख्याल रखें और यातायात नियमों का जरूर पालन करें, ताकि ना सिर्फ आप सुरक्षित रहें, बल्कि दूसरे भी सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। धन्यवाद।